हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं डेली खान सर के जो पॉकेट जीके का सामान्य ज्ञान है उसको एक एक सब्जेक्ट को मैं यूट्यूब पर ला रही हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले मैं इतिहास का वीडियो लाऊंगी, तो आज मैं प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास से शुरू करने वाली हूँ। प्राचीन इतिहास जो है, इसके स्रोत क्या है, हमें किस किस चीज़ों से है कि प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जैसे कि हम बताया कि प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो इसके जो पुरातात्विक स्रोत से पता चलता है, साहित्यिक स्रोत से, और विदेशी यात्री जो हमारे भारत में प्राचीन में हैं उनके कुछ चीज़ों से, पुस्तक हो गया, कुछ सिक्के हो गए, तो इन सारी चीज़ों से पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि जो हमारे इतिहासकार है पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते तो उससे पता चलता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि धार्मिक साहित्य मतलब धार्मिक जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, और लौकिक इतिहास के बारे में भी हमें पता चलता है। तो आज जो है हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है पहले आता है अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख हम किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में पता है। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है अभिलेख। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित, यानी उत्खनित कहने का मतलब कि ताम्रपत्र हो गया, दीवार हो गया, स्तंभ हो गया, उन सभी पर खोदकर लिखा गया था, तो इसलिए इसको अभिलेख कहा जाता है। पाषाण मतलब होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाषाण दिया गया है यहाँ पर, तो पाषाण का मतलब हो जाता है पत्थर, और इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी। इसको अध्ययन को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी कहते हैं। और सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र और वरुण और नत्स्य देवताओं के नाम मिलते हैं अभिलेख पर लिखा हुआ। उसके बाद है ये रहा, ये यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आगे कह रहा है, आगे का पॉइंट है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के है जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। मतलब हमारे भारत की बात करें तो सबसे जो पुराना जो अभिलेख है अशोक के द्वारा कुछ अभिलेख लिखे गए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उनका है। ठीक है, जो कि 300 ईसा पूर्व पुराना है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मतलब कि भारत का जो पुरातत्व विभाग यानी डिपार्टमेंट का जो जनक है, जो फादर है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो कि ये अशोक के द्वारा ही लिखा गया एक अभिलेख है। अशोक के द्वारा ही एगो लिखा गया अभिलेख है, जिसके बारे में हम जानकारी जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का यवन राजदूत। कह रहा है कि यवन राजदूत हेलियोडस के वैश्यनगर विदिशा से गुरूर स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। यानी भगवत धर्म का जो विकसित होने का प्रमाण है वो हमें मध्य भारत में मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौड़ा अभिलेख में मिलता है, और दुर्भिक्ष शब्द का जो है सर्वप्रथम जो है प्रयोग है वह सोहगौड़ा अभिलेख में मिलता है। यहाँ पर दुर्भिक्ष शब्द का जो अर्थ है, एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वाराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। कहते कि एरन जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, प्राप्त वहाँ से जो वाराह भगवान पर हुनराज का जो तोरमान का जो लेख अंकित है वो प्राप्त होता है, तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है इसी अभिलेख से मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके बाद कहा कि डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। मतलब कि एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेख का अध्ययन किया था, अभिलेख के बारे में पढ़ा था, तो उनके मौर्य जो भी शासक थे मौर्य शासक अशोक का इतिहास उन्हीं पर लिख दिए। वो अध्ययन किए थे अभिलेखों का, तो उसके हिसाब से मौर्य जो शासक थे उनको अशोक का इतिहास लिख दिए। हम अशोक के कुछ महत्वपूर्ण जो है अभिलेख के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है महत्वपूर्ण अभिलेख। तो जो प्रथम अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख है। और आगे हम पढ़े कि हाथी गुफा में अभिलेख में क्या था कि हम लोग को भारत के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली थी। यहाँ पर देखिए कह रहे कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। तो हाथी गुफा अभिलेख में क्या था कि भारतवर्ष का जो है सबसे पहले मिला था। और ये तिथि रहित था। तिथि रहित कहने का मतलब इसमें तिथि नहीं था। और शासक एवं अभिलेख की विशेषता क्या थी कि कालिंग राज खारवेल के बारे में इसमें चर्चा किया गया था, है ना। हाथी गुफा अभिलेख में कालिंग युद्ध के बारे में चर्चा था। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी इसको कहते हैं, इसमें रुद्रदामन सुदर्शन झीले के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकिरण तथा सतवाहन की उपलब्धि है। प्राग स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजय की जानकारी है। एहोल अभिलेख में जो है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी है। और आगे है 6 नंबर में मंदसौर अभिलेख, जैसे मालवा नरेश यशोवर्मन जो कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है हमें मंदसौर अभिलेख में मिलता है। और उसके बाद है ग्वालियर अभिलेख में जो गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त के बारे में और हुनों के विजय के बारे में जो है जानकारी मिलता है। उसके बाद ये तो 8 अभिलेख हो गए, और भी है, टोटल 14 अभिलेख थे। तो यहाँ पर और यहाँ पर है देवपारा अभिलेख। देवपारा जो अभिलेख है उसमें बंगाल शासक विजय सिंह के बारे में जानकारी मिलता है। बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सतवाहनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। भरहुत अभिलेख शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है, मतलब इसमें जो है शुंग नरेन शब्द से खुदे शुंगों द्वारा जो कुछ चीज़ें निर्मित थी उनके बारे में जानकारी। और लास्ट है 14वां अभिलेख जो कि एरन अभिलेख। इसमें जो है भानुगुप्त यानी सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन 4 दे देगा और आपको इसका आंसर देना है एरन अभिलेख। उसके बाद है सिक्के के बारे में। हमने आगे जो पढ़ा था पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जो जानकारी था उसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें से एक अभिलेख के बाद है सिक्कों का जो सिक्के के बारे में, सिक्के से भी हम जानकारी मिलती है कि हाँ ये किस काल का है। तो सिक्कों का अध्ययन तो पहला हम लोग कहते हैं मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। पुराने ज़माने के जो सिक्के हो गए, तांबा हो गए, चांदी हो गए, सोना हो गया और इसी साथ धातु के बने हुए होते थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहते हैं, यानी पुराने ज़माने जो भी सिक्के बनाए जाते थे उन्हें आहत सिक्के के नाम से जानते थे। इसको साहित्य में करसापन कहा जाता है। साहित्य में जो है इसको करसापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया, मतलब सिक्के पर कुछ जो लिखने का जो काम शुरू था। अभी तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय भारत ऐसा कुछ करके लिखा हुआ रहता है, रुपया ये सब। तो सर्वप्रथम ये चीज़ें जो लिखने का जो लेख लिखने का जो कार्य किया था ये यवन शासकों ने किया था। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के जो सिक्के थे ना उस पर बौद्ध धर्म के कुछ चित्र बने थे, इसलिए इससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। इंडो यूनान, यहाँ पर बताया कि इंडो यूनान तथा इंडो एशियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही थे। आगे आरंभिक सिक्कों के अधिकतर चांदी के होते थे, यानी शुरू में जो भी सिक्के बनाए गए थे ज़्यादातर उसमें क्या चीज़ के होते थे, तो चांदी के होते थे। जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम, और तांबे के सिक्के मतलब थोड़ा बहुत होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। और उसको पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे, यानी पंचमार्क उस पर होता था। और रोमन सिक्के अर्कमेडू पदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों को काला शैली नगर शैली कहा था, यानी उत्तर भारत के जो भी मंदिरें थे उनकी जो शैली थी नागर शैली में होता था। दक्षिण भारत की जो भी मंदिर की जो काला शैली थी उसमें द्रविड़ शैली के जो मंदिर होती थी। जबकि दक्षिण आयन के वो मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ था। और दक्षिणायन जो उस तरफ का जो मंदिर था उसमें दोनों, यानी दोनों कहने का मतलब नगर और द्रविड़ दोनों शैली की जो मंदिरें थी उसमें प्रयोग था, इसलिए उस शैली को हम लोग बेलसर शैली कहते थे। जिसमें नागर और द्रविड़ से दोनों जो मिलकर जो मंदिर का निर्माण किया गया था, ऊपर जो था कोने टाइप का जो मंदिर होता था और एक तरीके से बोले त्रिभुज के आकार का, फिर ऊपर जो था
मटके के आकार का जो होता था। तो दोनों शैली को जो मिलाया जाता तो बेसल शैली कहलाता था। आगे कुषाण काल यानी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई है, जन साधारण के धार्मिक आस्थियों और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। गुप्त काल और कुषाण काल में जो है मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोध गया, सांची और अमरावती मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। और आगे है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफा में उत्तीर्ण माता और शिशु तथा मर्दसन राजकुमारी जैसे चित्रों को सशावता और सर्वकालिक है, जिसे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। आगे है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में पुराने जो भी साहित्यिक स्रोत रहे हैं, जैसे कि महाभारत, ये सब, फिर ऋषि मुनि के बारे में, वेद वगैरह के, उपनिषद, पुराण, ये सब के बारे में चर्चा की गई है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर कल की वीडियो में जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें सारी जानकारी दी हुई रहेगी। तो आज हम बैठते हैं वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक मतलब हो जाता है कि वेद, ठीक है। तो वेदों के बारे में इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। कि इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया, स्मृति हो गया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वेद है, और वेद का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, ठीक है। श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। यानी जैसे कि हम, श्रवण का मतलब होता है सुनना, ठीक है। पुराने ज़माने में जो था, हम आज की तरह डिजिटल बोर्ड ये सब नहीं होता था। पुराने ज़माने में जो भी शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरु जो था वो बोलते थे और शिष्य कान के सुन के ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए इसको श्रवण परंपरा से सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। वेदों के संकलनकर्ता को महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की कुल संख्या जो है 4 है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, और सबसे नया जो वेद है वह है अथर्ववेद। और इन वेदों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।